तो आज मैं आपको टफल का यूनिट 2 बताऊँगा। जैसे आप टफल का सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस में जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रांजिशन ग्राफ, क्लेन थ्योरम, ये सब आज जैसे 2025 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये लैंग्वेज जिसमें 0 1 कंटेन हो एंड में, फिर आर्डन थ्योरम क्या होता है, पंपिंग लेमा क्या होता है, ठीक है? ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आप ये मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊँगा और चैप्टर भी एक्सप्लेन, और काफ़ी कम समय में। और लेकिन हाँ, फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ा हो क्योंकि उसमें डीएफए है, एनएफए है, वो बेसिक है यार, वो होगा तो ये थोड़ा मतलब कि दिक्कतें आएँगी नहीं तो इस चैप्टर में, तो वो आप वो देख सकते हो, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर नहीं भी देखा है, मैं समझा दूँगा उतना। जैसे पहला क्वेश्चन था रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? यार रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ फॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट, मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग को फॉर्मल वे में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, जैसे सिंबल से, ऑपरेटर से, तो वो होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको इससे ना हम रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। टफल कोई थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टफल एक ही है, मतलब आपका टफल सब्जेक्ट है तो इन द टफल आप लिख देंगे, इन द रेगुलर लैंग्वेज इन द टफल, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी ठीक है। और इसके क्या क्या वो होते हैं, इफ़ पी एंड क्यू आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है पी और क्यू, और कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। रेगुलर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ द टू रेगुलर एक्सप्रेशन, जो इनका यूनियन होगा वो पी प्लस क्यू, वो भी रेगुलर होगा। फिर ये जो होता है कॉन्कैटिनेशन, ये भी रेगुलर होता है, इसको पी क्यू में लिखते हैं, और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को आइटरेट करेंगे एक ही बार में। तो पी के ऊपर स्टार है ना, मतलब कि इसमें जीरो वैल्यू भी आ सकती है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इफ पी इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन द आइटरेशन डिनोटेड बाय पी स्टार इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर हमें एक क्वेश्चन था रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें स्ट्रिंग मतलब 0 1 का यूज़ करते हैं जो 0 1 में एंड हो, ठीक है? तो हमें ऐसे सारे लैंग्वेज लिखना है। ये लैंग्वेज के डिनोट कैसे करते हैं, मतलब ऐसे लिखा जाता है लैंग्वेज इक्वल टू, जैसे जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे, डब्ल्यू मतलब स्ट्रिंग लेंगे, वो इससे बिलोंग करेगी। इससे मतलब कि ये जो अल्फ़ाबेट है 0 1 से मिलके बनेगी, कुछ भी अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके ऊपर स्टार है। और फिर जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 0 1 से एंड होनी चाहिए। तो समझते हैं इसको कैसे-कैसे करना है। हमें पहले बाइनरी स्ट्रिंग के सही यूज़ करना है, मतलब एक हमें पहले बाइनरी स्ट्रिंग का यूज़ करना है, मतलब सब स्ट्रिंग में 0 1, बीच में कहीं 0 1, एंड में 0 1 होना चाहिए। तो हम पहले ना 0 1 वाला ही ग्राफ बनाएँगे ऐसे करके, ठीक है? बिफोर द एंडिंग 0 1 द स्ट्रिंग कैन हैव, ठीक है? 0 1 से पहले आप 0 1 कुछ भी ले चलेगा क्योंकि हमें एंड में 0 1 चाहिए, ठीक है? अगर हमें कोई भी सीक्वेंस लिखना है जैसे 0 0 1 1 1 0, ठीक है? अगर हमें कुछ भी ऐसा लिखना है, ठीक है? इसमें डिसाइडेड नहीं है कौन 0 1 कुछ भी आएगा या कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? प्लस साइन के साथ, यूनियन वाला साइन, ओके? फिर ऐड रिक्वायर एंडिंग, एंडिंग में हमें 0 1 चाहिए, तो हमने ये लिखा तो ये बन गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कि 0 1 लास्ट में, और पहले कुछ भी आया हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑटोमेटा बना के भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है तो ऐसे ही। और ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे ये है ऑटोमेटा, ये ऐसे बना दिया, मतलब इसमें 0 1 चाहिए था तो आप समझ लो क्यू नॉट है, क्यू 1 है, और ये क्यू 3 है बस, ठीक है? तो ये यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 0 1, ये यहाँ पे ए बी जैसे लिखा है, यहाँ 0 1 लिख दिया, तो ये बिल्कुल सेम डायग्राम बन गया, ठीक है? इसका डायग्राम बन गया। अब फिर है इसके एग्जांपल क्या है, 0 1 1 0 1, देखो सब में लास्ट में 0 1 है। फिर जैसे एक और क्वेश्चन था, गिव रेगुलर दैट रिप्रेजेंट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, बाइनरी स्ट्रिंग का यूज़ करती है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 और कॉन्जिक्यूटिव 1 होने चाहिए, ठीक है? कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक साथ 0 आएँगे, एक साथ 1, बीच में कुछ भी आए, आगे पीछे कुछ भी आए, हमें उससे मतलब नहीं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, 0 0 या 1 1, बीच में ऐसे मतलब नहीं, ठीक है? तो अल्फ़ाबेट में हम 0 1 यूज़ करते हैं, और ये जो स्ट्रिंग हम लेंगे वो 0 0 और सब स्ट्रिंग 1 1 कंटेन करेगी, ठीक है? अगर हमें 0 1 से बनानी है आगे पीछे बिफोर द रिक्वायर पैटर्न, मतलब कि कुछ भी आए हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है तो उसको यूनियन करके दिखा देंगे। 2 केस बनेंगी, 0 0 पहले लिखे या 1 1, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, जैसे 0 0 कॉन्जिक्यूटिव होगा, 1 1 कॉन्जिक्यूटिव। इनके बीच में कुछ भी लिख दो, पहले कुछ भी बाद में तो चलेगा, ठीक है? तो ये पहले ये लिख दिया, और इनके पहले लिख दो, बीच में लिख दो, बाद में यही सेम चीज़ कि 0 1 में से कोई भी फॉर्म बने, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से 0 इधर रख दो, 1 इधर रख दो, अपोजिट कर दो, फिर यही चीज़, ठीक है? तो ये हो गया। फिर है प्रूव यूजिंग आर्डन थ्योरम द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। आर्डन थ्योरम, ठीक है? तो मैं इससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा देता हूँ, ये थोड़ा इजी है, ठीक है? अब जैसे इसमें लिखा है ए से ए पे गया, ट्रांजिशन ए है, मतलब कि अगर यहाँ पे ए होता तो ये भी ए होता, ए से ए पे ट्रांजिशन करके ए पे, फिर ए से बी पे ट्रांजिशन, यहाँ पे बी होता, ए से बी पे ट्रांजिशन करके बी पे। तो ऐसे आप इसका डायग्राम बना सकते हो, यही एक ये होता है, ये एन एफ ए है,
नहीं, ए है, बी है, हाँ, ये डीएफए है क्योंकि इसमें दोनों ए बी वैल्यू यूज़ हुई है। अगर ए की वैल्यू यूज़ करके दिखाते तो ये फिर एनएफए हो जाती, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटा है, दोनों ऑटोमेटा होता है, एनएफए डीएफए, ठीक है। तो ये आपने ऑटोमेटा बना दिया इसका, ठीक है। इसमें ये लिखा है क्यू नॉट से आप बी का यूज़ करके क्यू नॉट पे जा रहे हैं, और फिर क्यू नॉट और किससे आया जा रहा है, क्यू टू ए का यूज़ करके। और पहला ये स्टार्टिंग है तो इसलिए इसमें आप साइनल लगा दिया। फिर क्यू वन में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, फिर क्यू टू में कहाँ से आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। फिर हम पहले इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे जैसे। और आर्डन थ्योरम क्या होता है? आर्डन थ्योरम जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी इसका फॉर्मूला होता है, और इक्वल्स टू आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार लिख देते हैं हम, ठीक है। और पी की वैल्यू इसमें नल नहीं है, यहाँ ध्यान रख रहे हैं, स्टार मतलब नल मत कर देना, पी स्टार मतलब नल नहीं हो सकती। जैसे ये लिखा हमने थर्ड इक्वेशन, और फिर हमने कंपेयर किया इसमें क्यू क्या है, क्यू है, क्यू वन है, आर है, क्यू टू, फिर पी है, बी है, ठीक है, पी पी वी है, फिर क्यू है, क्यू वन है, आर है, क्यू टू, फिर पी बी है, ठीक है। अब फिर इसको यही फॉर्मूला आर इक्वल टू क्यू पी स्टार, तो आर ये रहा, क्यू ये रहा, और पी मतलब ये आ गया, क्यू वन ए पी, और इस ऊपर स्टार लगा देंगे, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब फिर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्यू वन इक्वल टू क्यू वन बी क्यू नॉट ए, क्यू वन इक्वल क्यू क्यू वन इक्वल क्यू नॉट ए प्लस क्यू वन बी, ठीक है। और फिर हेयर क्यू क्या है, ये है आर प्लस, क्या जैसे ये था, ये फॉर्मूला आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो ये आर हो गया इक्वल्स क्यू प्लस आर। आर हमें ये देखना है, ये क्यू वन किधर आ रहा है, उसको ही हम आर रखेंगे, इसको आर रख देंगे। आर इक्वल टू, क्या पता ये क्यू वन भी पहले लिखा होता है, तो वो चेक करना पड़ेगा कि क्यू वन किधर है। आर इक्वल टू आर पी, तो ये हो गया, मतलब ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, फिर वही आर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर लिख दिया, क्यू पी स्टार, ठीक है। अब फिर ये जो वैल्यू आई है, क्यू वन की वैल्यू आई है, यहाँ पे क्यू वन है, तो इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो क्यू टू आ गया। अब इस क्यू टू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पुट कर दी, क्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो ये फिर वो आर, ये देखो आर इक्वल्स आर क्यू प्लस आर पी हो गया, ठीक है। ये क्यू मान लिया एप्सिलॉन को हमने, और इसको भी फिर हम लिख देंगे क्यू पी स्टार करके कंपेयर करके, तो ये आ गया, ये हो गया, प्रूव हो गया आर्डन थ्योरम की वजह से। और आर्डन थ्योरम क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन थोड़ा सा लिखना हो तो ऐसे आर्डन थ्योरम स्टेट करते हैं, फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में इक्वेशन मतलब कि इक्वल्स टू के बाद करके ऐसे लिखा है, तो वो एक इक्वेशन होती है आज इक्वल टू के, इसको ना वेयर पी आर क्यू आर रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब एक साइड वाला इक्वल्स टू के ये एक्सप्रेशन हो गया, ये क्यू एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसमें पी मतलब स्टार नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगी, तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये होगा, ठीक है। ये होती है आर्डन थ्योरम। और सिंपल वर्ड्स में और लिखना, आर्डन थ्योरम यूज्ड टू सॉल्व रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वेशन दैट अराइज व्हाइल कन्वर्टिंग जब ये तब अराइज होती है, हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये इसके कंडीशन है, आर इक्वल टू क्यू पी के शुड नॉट कंटेन सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। क्यों यूज़ किया जाता है ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट, किया ऑटोमेटा ही होते हैं डी एफ एन एफ टू सॉल्व स्टेट इक्वेशन ईजिली, स्टेट इक्वेशन ईजिली सॉल्व करने हैं। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है, डी एफ एन एफ, ठीक है। यही है ये जो दिखा, ये है, ये डी एफ ए है, ठीक है। ये हो गया। फिर पंपिंग लेमा क्या होता है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। तो पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू गिव इफ ये मतलब एक चीज़ होती है जिससे हम प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है कि नहीं। अगर वो टेस्ट फेल हो गया तो मतलब रेगुलर नहीं है, अगर वो पास हो गया तो गारंटी नहीं है कि रेगुलर होगा कि नहीं, लेकिन अगर फेल हो गया तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। यही लिखा है पंपिंग लैंग्वेज टू गिव इफ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ये। फिर पंपिंग लेमा सेज दैट इन एवरी लॉन्ग इनफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप चूज़ करोगे पंपिंग लेमा में और रेगुलर में, देर इज अ मिडिल पार्ट, हम उसमें डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड में, ठीक है। मिडल पार्ट वाई दैट कैन बी रिपीटेड, उसमें हम रिपीट करेंगे, एंड द न्यू स्ट्रिंग विल स्टिल बिलोंग टू। अगर वो स्टिल बिलोंग करती है लैंग्वेज से, तो मतलब वो पंपिंग लेमा स्टेट करता है कि वो रेगुलर लैंग्वेज हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी पंपिंग लैंग, ठीक है। तो यही है। और फिर ये यही लिखा है कि आप उसमें से पी एक पंपिंग लैंग की स्ट्रिंग लिखोगे, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है आप लिखोगे पंपिंग लेमा स्टेट्स दैट, फिर ये लिखना, ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लैंग्वेज से बिलोंग करने है, विद लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है वो पी से बड़ी हो चाहिए, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इतना लिखना है, ठीक है। ये बीच वाली लाइन यहाँ तक मत लिखना, ठीक है। फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू हम एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ली है उसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे हम, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मॉड ऑफ पी से छोटी, मॉड ऑफ वाई की वैल्यू जे से बड़ी, एक्स वाई और की पावर आई जेड जो है बिलोंग्स करनी चाहिए एल्स लैंग्वेज से, फॉर ऑल आई 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 लिखना ज़रूरी है, ये 3 इक्वेशंस। वाई पंपिंग लेमा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट यूज टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, लिमिटेशन होती है। इट शोज द लिमिटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इट हेल्प्स इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब टफल के प्रूफ्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के प्रूफ्स में अज्यूम द लैंग्वेज इज रेगुलर,
पहले हमें अज्यूम करना पड़ता है कि लैंग्वेज रेगुलर है, फिर उसमें से कोई भी स्ट्रिंग चूज़ करते हैं, हम स्ट्रिंग डब्ल्यू के फॉर्मेट में उसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करते हैं, और वाई की वैल्यू के ऊपर आई होता है, जिसको हम 0 1 2 ऐसे रखते जाते हैं, 0 फिर 2 ऐसे रखते जाते हैं। अगर वो अलग हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो मतलब वो फेल हो जाती है टेस्ट। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब फिर वो जो क्वेश्चन है, यह ये लैंग्वेज है ए एन बी एन सी एन, और एन की वैल्यू 0 से बड़ा है, इज़ नॉट रेगुलर, इसे प्रूव करना है। हमने अज्यूम कर लिया एल जो है रेगुलर है। फिर जो हमने जो स्ट्रिंग ली है, जैसे वहाँ मैं डब्ल्यू ले रहा था, यहाँ जेड ले लिया है, जेड बिलोंग्स टू एल है, और जेड की वैल्यू पी से कैन बी रिटर्न है जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, विद मॉड ऑफ एक्स वाई पी से छोटा मॉड ऑफ वाई, ये लिख दिया, 3 इक्वेशंस लिख दी, फिर चूज ए स्ट्रिंग, ठीक है। ए एन मतलब पी, मतलब मैंने कोई छोटा पार्ट ले लिया, ए की पावर पी, बी की पावर पी, सी की पावर पी, और ये लैंग्वेज में बिलोंग ही करेगा, क्योंकि ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन लैंग्वेज में था, फिर इसको स्प्लिट किया मॉड ऑफ एक्स वाई, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा था ना, ए एन बी एन सी एन वाले सारे लैंग्वेज में, इसलिए ए पी बी पी सी पी भी होगा, ठीक है। स्प्लिट जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड में मॉड ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मॉड ऑफ पी से छोटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें ली हैं, दो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इनकी वैल्यू पी से जो हमने लेंथ लिया है, क्योंकि पी मतलब ये तीनों की लेंथ होगी, एक्स के ऊपर जैसे पी, ये ए की पावर पी, बी की पावर पी, यहाँ पी देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये पी अलग है, ये पी अलग है, ठीक है। इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ये पी मतलब पी प्लस पी, ये 3p हो गया, ठीक है, ये 3p हो गया, और ये मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसकी पावर ये मतलब अगर ये दोनों सेम वैल्यू होती तो ये, ठीक है, तो मॉड ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे, ये वैल्यू कम आएगी, क्योंकि इसकी पावर पी, बी इसकी पावर, ये 2p हो जाएगा, ये 3p से कम है ना, तो ये हो गया, ठीक है, ये p अलग है। एंड एक्स एंड वाई लाई ओनली इन ए, ठीक है, एक्स एंड वाई हम सिर्फ ए में रखेंगे, ठीक है, बी में नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, बी सी में नहीं ले जा रहे हैं, ताकि और इजीली प्रूव कर। फिर हमने एक स्ट्रिंग अज्यूम कर ली ए की पावर के, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए की पावर के, और वाई इक्वल टू ए की पावर टी, मतलब टोटल मिला देंगे ना के प्लस टी, तो वो पी हो जाएगा, ऐसे समझ के, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई जेड में वाई की पावर आई होती है, ठीक है, वाई की पावर, तो एक्स वाई की पावर आई की जगह हमने पहले 1 रखा, तो ए पी बी पी सी पी, यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर हमने आई की जगह 2 रखा, मतलब स्क्वायर हो गया, तो बी की पावर बी, सी की पावर हमने ए में ही डिवाइड किया था यहाँ पे, ठीक है, तो ए की पावर के, फिर ए की पावर टी, ठीक है, तो ये के प्लस टी, और पी लेंथ में हम अज्यूम कर रहे थे, ठीक है, तो ये एक सेकंड यहाँ आएगा, ये के आएंगे, ये के हो गया, 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 ये हो गया, ठीक है। ए के प्लस टी भी, ये ठीक है। नंबर ऑफ एज, अगर आप इसमें नंबर ऑफ ए काउंट करोगे, ये के नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीज है, ठीक है। ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि इसमें के प्लस टी है, इसमें के है, इसमें सी है, तो ना ये बी इक्वल है ना सी के इक्वल है ए की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू सी के इक्वल है, बट ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, तो ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता है, हमने लिख दिया, ठीक है, इट इज़ नॉट रेगुलर, ऐसे ही फिर। और फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ये पूछी जाती है, काफ़ी साल से आ रहा है, यूनियन कंटिन्यूशन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब यूनियन क्या होती है, ऐसे लिख सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज में कंटेन्स, फिर ये डिफाइन यूनियन, अगर L1 L2 दो रेगुलर लैंग्वेज है तो इनका यूनियन भी रेगुलर लैंग्वेज होगा, ठीक है। जैसे ये है L1 इक्वल टू ए की पावर एन है, ए की पावर एन, और एन 0 से बड़ा है, L2 इक्वल्स बी की पावर एन, ठीक है, और L1 L2 का यूनियन करेंगे हम, तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज आएगी। L3 में वो भी रेगुलर है, कॉन्कैटिनेशन में मल्टीप्लाई जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये L3 इक्वल्स L1 L2, फिर यही सेम चीज़ है, पावर में लिखी हुई है, फिर ये लिख दोगे हैंस L3 इज रेगुलर, ठीक है। जोड़ देते हैं इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी रेगुलर ही होगा, अगर दोनों पहले से रेगुलर है, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन किया, ए की पावर एम बी की पावर एन में L2 ए की पावर एम, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लिया इसमें, ठीक है, L2 में, ठीक है। L3 में जैसे इन दोनों का L1 और इंटरसेक्शन L2, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए एम, अब बी एन, ठीक है, तो ए एम बी एन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक L3 जो है ये रेगुलर लैंग्वेज हो गई,
कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट में ऐसे लिखना है कि पावर एन है, ये एन 3 से बड़ा है, तो इसमें 3 से छोटा होगा, हेंस कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा अगर एल रेगुलर है, रेगुलर है तो। फिर डिफरेंस में दोनों को माइनस कर देते हैं, जैसे L1 माइनस L2 ऑल्सो भी रेगुलर, जैसे ये लिया, ठीक है, ए बी, और L2 लिया ए एन, और एन जीरो से बड़ा है, ए बी स्टार मतलब कोई वैल्यू नहीं है वो भी आ सकते हैं। तो L1 माइनस L2 करेंगे ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी एक्सेप्ट ओनली ए, मतलब सिर्फ जब ए आई उसे छोड़ दो, ठीक है, तो ये भी रेगुलर होगा, ठीक है। तो यूनियन रेगुलर रिलेशंस आर क्लोज्ड अंडर, ये लिख दोगे। फिर यूनियन कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। फिर है क्लीन थ्योरम क्या होता है, ये भी पूछा है। एनी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। कोई भी जो रेगुलर लैंग्वेज हम बनाते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा से हम उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मतलब उसमें शो कर सकते हैं ऑटोमेटा में। जैसे कुछ भी बनाए, ए की पावर एन बी की, पहले 2 ए आ रहे हैं, फिर 4 ए आ रहे हैं, तो वो हमने दिखाया ना, जैसे इस लास्ट में दो ज़ीरो कंसिक्यूटिव आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं, या 2 0 1 आ रहे हैं लास्ट में या बीच में, तो वो हम फाइनाइट, तो वो सब रेगुलर लैंग्वेज थी, तो उसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में अभी ऊपर ही किया है, तो वो हो गया। क्लीन थ्योरम में 3 पार्ट होती है, पर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट ट्रांजिशन ग्राफ भी ये फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह होता है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में भी कराया है। इसकी ट्रांजिशन टेबल भी होती है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में है। इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय ट्रांजिशन ग्राफ, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी हम उसको शो कर सकते हैं। इफ़ एनी लैंग्वेज इज एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस, अगर अगर उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में हम शो कर पा रहे हैं तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये तीनों मतलब ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी, तो सी इक्वल्स ए वाला फंडा है, तो वही करना है आपको, ये लगना है। अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो सकता है तो ट्रांजिशन ग्राफ से, अगर वो ट्रांजिशन ग्राफ से तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा से वो हो सकता है एक्सेप्ट, ठीक है। इसका प्रूफ जैसे देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, accepted by finite automata that can also be accepted by transition graph। ये रहा इसका फाइनाइट ऑटोमेटा। हमें एस इक्वल टू ए बी ए बनाना है, तो ये बना दिया। हम मिनिमम लेके ट्राई करते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 ए बी से। यहाँ पे बी आ गया, डेड स्टेट पे चला गया, रिजेक्ट स्टेट, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन ग्राफ में हम सब रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। Q0 इक्वल ए बी ए, और ये आ गया ए बी ए, ठीक है। और बीच का ये जो है हमने ये रिमूव कर दिया है, तो ये जैसे है फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें एक्चुअल ए बी ए से बनाना है, ए बी ए से बनाया है, ठीक है। यहाँ ए बी, ये सब डेड स्टेट, यहाँ से बी दोबारा आ गया डेड स्टेट है, ये रिजेक्ट स्टेट है, ठीक है। फिर इसका ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया, ठीक है। फिर ये प्रूव ट्रांजिशन ग्राफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक ग्राफ दे रखा है, इसको एक्सप्रेशन में बनाना है, ठीक है। तो पहले तो इसका ट्रांजिशन ग्राफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा है ये, ठीक है। ये ट्रांजिशन ग्राफ है, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कर देंगे, ये एस लिखा, फिर Q0 Q1, तो ये अब हम ना यहाँ पे दो दो है, दोनों से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इन दोनों को एक ही मान लिया है, ठीक है। एस से हम Q0 पे जा रहे हैं, एस से Q2 पे जा रहे हैं, फिर ए बी का यूज़ करके यहाँ फाइनल स्टेट होती है जो डबल ज़ीरो से दिखाते हैं। और फिर है रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, ये होती है रेगुलर एक्सप्रेशन जो ऐसे लिखा है। अगर आप इसको पहले आपने इसमें बना दिया फाइनाइट ऑटो में, फिर इसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखना है, इसमें बी प्लस ए का ये आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। क्या, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं, एक बी से इधर जा रहा है ए से, और ये बी स्टार हो जाएगा, ऐसे ए से यूज़ करके इधर गए इधर गए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इससे हमें फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, ठीक है। तो पहले है ए प्लस बी है, ठीक है, फिर बी है, और फिर ए प्लस बी में से कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, पहले तो है ए प्लस बी, मतलब एक वैल्यू तो आनी ही आनी चाहिए, तो इसलिए इसमें स्टार नहीं लगाया है, ठीक है। ए बी लिख दिया है कि इनमें से ए भी आ सकती है, बी भी आ सकती है, बी भी ए आ सकती है या बी आ सकती है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आएगी। फिर बी है, फिर ए बी के ऊपर ये लगा दिया स्टार, मतलब कोई वैल्यू ना आए तो भी ए कितनी बार, बी कितनी बार, पर इसमें एक ही बार ए आएगा, या तो एक ही बार बी आएगा। और Q1 के बाद अगर कुछ भी आ गया बी के अलावा तो वो डेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो अगला है जैसे डिटरमाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगला जैसे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज डिस्क्राइब बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया है ओवर द अल्फ़ाबेट इसको, तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर स्टार है, इसके ऊपर स्टार है, इसके ऊपर स्टार है, मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं ले, ज़ीरो ले, इसमें भी कुछ भी नहीं ले, ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो, तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगी,
बट एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़ तो होनी ही चाहिए क्योंकि ज़ीरो के ऊपर स्टार नहीं है, ठीक है? तो यही है, ये लिखा है इसमें, देन अ ज़ीरो मस्ट अपीयर, हाँ, ज़ीरो तो अपीयर होनी चाहिए। ये मैंने ज़ीरो हटा के एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है? इसमें से ज़ीरो हटा देंगे तो ये एक्सप्रेशन, अगेन एनी स्ट्रिंग, ठीक है? देन अनदर ज़ीरो मस्ट अपीयर, ठीक है? पहले यहाँ ज़ीरो एक्सेप्ट, फिर अनदर स्ट्रिंग, फिर यहाँ एक ज़ीरो, ठीक है? देन फिर एनीथिंग, ठीक है? ये एनीथिंग। सो द कंडीशन इज सिंपली द स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़, हाँ, सही बात है। ठीक है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज इसमें क्या-क्या हो सकती है, ठीक है? जो स्ट्रिंग हम चूज़ करेंगे वो 0 1 से ही बनेगी, ठीक है? 0 1 लो, स्टार मतलब ना इंक्लूड करो, और लेकिन ये कंडीशन है डब्ल्यू कंटेन्स एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। 2 ज़ीरो आ गई, ठीक है? हमने इसमें 0 लिया, इसमें भी 0 0 लिया, मतलब कुछ इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं ली, ठीक है? फिर भी 2 ज़ीरो आ गए। इसमें हमने 1 लिया, इसमें 0, यहाँ कुछ नहीं लिया, फिर 0 1 0 0, ये आ सकता है। लेकिन 1 1 1 ऐसा, यहाँ 1 ले लिया, 0 तो लेना ही पड़ेगा। तो ये नहीं हो मतलब 0 0 हो सकती है, 0 1 0 हो सकती है। हाँ, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 2 0, ये भी हो सकती है। बट जो नहीं एक्सेप्ट होगी, अब साइलेंट हो गया बस, नहीं 2 0 होनी चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें तो ये भी नहीं होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन किया? देखो आप ना 3 स्टेट, फाइनाइट ऑटोमेटा यही है सेम चीज़, इसमें हमने जैसे 3 स्टेट बना ली। एक ये क्यू नॉट स्टेट, क्यू वन क्यू टू, ऐसे समझ लेते हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट बना ली, ठीक है? तो इस पे आप ये वाला एरो, ये सर्कल लगाएंगे, एरो, ये जो एरो है, ये वाला एरो लगाया इस पे, ऐसे ही सेम लिख देंगे 0 1, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे 0, फिर यही सेम एरो जो यहाँ लगाया था वैसा ही सेम एरो यहाँ लगाएंगे, ठीक है? फिर यहाँ लिख देंगे 0 1, फिर यहाँ लिख देंगे 0, आप नीचे से मैच करते जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिख दिया 0, फिर यहाँ 0 1। तो ये जो हमने सिर्फ 3 वैल्यू से, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू से हमने ये फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, ठीक है? तो यही फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने का ये लिखा हुआ है, क्यू नॉट, पहले क्यू नॉट लिया, यहाँ पे 0 नहीं, क्यू वन पे एक 0 आ गया, हमने यहाँ क्यू वन, तो यहाँ पे एक 0 देना ही पड़ेगा, फिर क्यू टू पे भी एक 0 आ जाएगा, ठीक है? तो यही क्यू टू टू और मोर जीरो सिम, ठीक है? 2 ज़ीरोज़ तो आ ही जाएँगे, ठीक है? तो फिर वही है, क्यू नॉट पे 0 पे हम क्यू वन पे जा रहे हैं, ठीक है? और फिर क्यू नॉट से हम 1 पे, ये फाइनाइट ऑटोमेटा, ये ट्रांजिशन टेबल है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, वैसे ही आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे, ये वाला, फिर इसी से फिर वो ट्रांज क्यू नॉट से 0 पे जा रहे हैं क्यू वन पे, क्यू वन से 0 पे जा रहे हैं क्यू टू पे, ठीक है? तो यही लिखना है, क्यू नॉट से 0 पे जा रहे हैं क्यू वन पे, और 1 पे जा रहे हैं क्यू नॉट पे, 1 पे मतलब उसी पे टर्न हो गया, क्यू वन से 0 पे जा रहे हैं क्यू टू पे, फिर 1 पे उसी पे टर्न हो जा रहे हैं, क्यू टू पे 0 पे भी क्यू टू पे जा रहे हैं, और 1 पे भी, ये देखो क्यू टू, यहाँ 0 पे गए, 1 पे कहाँ जाएंगे, दोनों स्टेट शो करनी है, ये डीएफए का कंडीशन है, तो 1 पे इसी पे, क्योंकि यहाँ 0 1 का स्टार है ना, मतलब 1 आए 0 आए कुछ भी आए, तो ये हमने ट्रांजिशन टेबल सिखा दिया मैंने, ये फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी वो वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये टेबल बना दोगे, हो जाएगा, ठीक है? फिर डिटरमाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? ये तो अभी किया था ये क्वेश्चन, ये दोबारा लिख गया है, ये रहा, यही क्वेश्चन किया था दोबारा। फिर क्लीन क्लोजर क्या होता है? इफ़ अ लैंग्वेज एल इज डिनोटेड बाय एल स्टार, ठीक है? अगर एल स्टार दिखा है एंड द रिप्रेजेंटेड सेट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लैंग्वेज में 0 बना सकते हैं, तो एल स्टार जो होगा उसमें एक तो स्टार मतलब कि एप्सिलॉन आ सकता है, एप्सिलॉन 0 0 0 1 से ही बनाना है, कुछ भी बनाओ, ठीक है? ऐसे बन सकता है, ठीक है? क्लीन क्लोजर में मतलब स्टार आ सकता है, अगर इफ लैंग्वेज इज नोट एल इज डिनोटेड बाई एल स्टार, कोई लैंग्वेज एल स्टार से दिखाया गया है तो उसमें एप्सिलॉन तो होगा ही, ठीक है? ये एक एग्जांपल है फाइनाइट ऑटोमेटा का कैसे बनाना है, ठीक है? ड्रॉ फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है? एक ये एक्सप्रेशन बनाया है, ठीक है? और इस एक्सप्रेशन से हमें ना फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो पहले एक तो ये सिंपल सा आपने एक एक लिखा, फिर इक्वेशन बना दी, तो इसमें ये देखो ये प्लस है, प्लस मतलब कि दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है? दोनों का यूनियन ले लिया, तो ये ऊपर लिखा, फिर ये नीचे लिख दिया, ठीक है? स्टार, ये रहा स्टार, ठीक है? और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे कि 1 है, फिर 1 प्लस मल्टीप्लाई है, मतलब ये सेम लाइन में होगा, ठीक है? और लेकिन 1 आना ज़रूरी है, मतलब एरो के ऊपर 1 आएगा, 1 आ गया, फिर ये आ गया, फिर नीचे भी है 1 0 है, ठीक है? 1 0 मल्टीप्लाई में मतलब एरो आएगा, ज़ीरो क्यू नॉट से 1 फिर 0, और फिर ये आ गया स्टार, ठीक है? और फिर हम देखेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका यूज़ नहीं है, हम क्यू नॉट से ही 2 सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो डायग्राम है ये मैंने ऊपर ऊपर बना दिया है गलती से, तो ये क्यू नॉट से हमने जैसे एक ही 1 दिखाया, 1 से हम एक एक सर्कल पे जा रहे हैं, 1 से गए इस सर्कल पे, ठीक है?
और फिर उस सर्कल से ही, क्योंकि वन पे इसी सर्कल हमने इस एक ही सर्कल मान लिया, वन से गए इस पे और फिर इससे जीरो पे जाएंगे इस पे, जीरो पे गए इस पे, फिर वही दोनों इक्वेशन लिख दी। ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। अब फिर इसमें देखो ये प्लस है, मतलब कि इसमें दो एरो बनेगा, एक वन वाला एक वन जीरो वाला। तो ये नीचे वाला वन जीरो वाला हो गया, इसमें वन दिखा दिया, इसमें जीरो दिखा दिया, जीरो है। अब इसमें देखोगे इसमें भी प्लस है, मतलब जीरो और जीरो वन वाला बनेगा जीरो, और ये जीरो वन की दिखा दी इक्वेशन। ठीक है, तो ये जीरो वन मल्टीप्लाई में है, तो ये जीरो वन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें देखोगे ये क्यू 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 आ रहा है, ये फाइनल स्टेट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी फाइनल स्टेट हमने बनाई थी। तो अब हम इसका जो लास्ट में जहाँ पे पहुँचेगी वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जैसे फाइनल स्टेट बनानी है, ठीक है, तो पहले तो इनिशियल फाइनल, फिर देखेंगे हमारी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई। अगर वन हो जाए, अब ये इक्वेशन है एक तरह से, ठीक है, और एक ये अलग अलग है, ठीक है, तो मतलब वन आ जाए तो भी हमारा फाइनल स्टेट पहुंच सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वन वन आ जाए तो भी पहुंच सकते हैं हम, ठीक है। और एक ये दूसरी इक्वेशन है, मतलब वन और जीरो आनी चाहिए तो फाइनल स्टेट, वन जीरो फाइनल स्टेट, फिर ये आए ना आए तो भी फाइनल स्टेट, तो ये तो इसलिए ऐसे हमने फाइनल स्टेट डिसाइड कर ली। ठीक है, एक पिजन हॉर्न प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है। अब पिजन हॉर्न प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ एन पिजन्स, अगर एन पिजन्स है और उसको एम पिजन होल में हमें रखना है, ठीक है, जिसमें से एम जो है वो एन से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ, जिसमें एन मतलब पिजन्स है वो ज़्यादा होंगे, पिजन होल कम है, तो देन एटलीस्ट वन पिजन होल मस्ट कंटेन टू और मोर पिजन, मतलब एक एक पिजन होल बाकी रह जाएगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा पिजन्स आ जाए। इट इज़ वाइडली यूज इन काउंटिंग एंड कॉम्पिटिशनल आर्गुमेंट, काउंटिंग में यूज़ करते हैं, और टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ रिपीटिशन और रिपीटिशन डुप्लीकेट का प्रूव करने के लिए। जैसे इसमें दिया है, अगर एम पिजन सोर्स है, जैसे वन टू थ्री से वन टू थ्री करके सपोर्ट, और एन पिजन्स है आर असाइन टू दिस पिजन सोर्स, ठीक है, तो क्योंकि n ज़्यादा है, पिजन ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ पिजन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पिजन होल, देयरफॉर आफ्टर प्लेसिंग वन पिजन इन ईच मैनर देयर विल बी स्टिल n माइनस m पिजन्स रिमेनिंग। ठीक है, क्योंकि n में सबको एक एक बांट दिया तो हमने वो माइनस कर दिया, तो जो बचेंगे वो पिजन्स रिमेनिंग होंगे। दिस रिमेनिंग पिजन मस्ट बी प्लेस इन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पिजन, हेंस एटलीस्ट वन पिजन होल विल कंटेन मोर देन वन पिजन। ये प्रूव कर दिया इसका, तो पिजन होल में दो ही नंबर का आया है, एक बार आया था क्वेश्चन, तो इसको वो लिख दिया। ठीक है, फिर डिसीजन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं रेगुलर लैंग्वेज, अप्रोक्सीमेटली ऑल द प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेबल, सारी प्रॉपर्टीज होती है डिसाइडेबल। वी यूज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, हम फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल यूज करते हैं इसे प्रूव करने के लिए। इसमें तीन चार चीजें होती है, जैसे एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, टू चेक वेदर अ गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट एन एम्प्टी लैंग्वेज और नॉट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है वो एक्सेप्ट करता है। इफ नो फाइनल स्टेट इज रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट से, देन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज, ठीक है, अदरवाइज द लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी। और ये है फाइनाइट नाइस प्रॉब्लम, ये एम्प्टीनेस प्रॉब्लम तो फाइनाइट नाइस, टू डिटरमाइन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब ट्रांजिशन डायग्राम जो है डज नॉट कंटिन्यू, उसमें कोई लूप वूप नहीं है, और जो पाथ है ऑन अ पाथ लीडिंग टू, मतलब उसमें कोई लूप नहीं है, जब तक हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं तो लैंग्वेज इज फाइनाइट, अगर उसमें लूप साइकिल है तो वो इनफाइनाइट है। फिर मेंबरशिप प्रॉब्लम, मेंबरशिप इज अ प्रॉपर्टी टू वेरीफाई वेदर एन आर्बिट्ररी स्ट्रिंग डब्ल्यू इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेशन और नॉट। मेंबरशिप में हम ये देखते हैं, मेंबरशिप मतलब से नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब जो हमने स्ट्रिंग ली है ये वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, वो उस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, तो वही होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड चेक वेदर जो लैंग्वेज जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो लैंग्वेज से बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है, वेयर एम इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फिर है, और फिर चौथी है इक्वलिटी प्रॉब्लम, टू फाइनाइट ऑटोमेटा ओवर द सेम अल्फाबेट सिग्मा सेट टू बी इक्विवेलेंट, जो दो फाइनाइट ऑटोमेटा लिया अगर वो इक्विवेलेंट होंगे, इफ दे एक्सेप्ट सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग, अगर उन्होंने एक्सेप्ट की तो वो इक्वल होंगे। जैसे ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, एक ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक ये, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों इक्वल है सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग पे, तो ये तो आज की यूनिट यही कंप्लीट होती है। मैंने यूनिट 2 के सारी चीज़ें क्वेश्चंस करा दिए हैं, पीवाईक्यूज़ करा दिया, और पूरा चैप्टर एक बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियोज़ में, या मैं कॉपी पे लिख के समझाऊँ, या और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना है कुछ, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, व्यूज़ आएंगी तो लाइक्स आएंगे तो। थैंक यू।